हेलो बच्चों, देखो आज अपन चैप्टर 5 के लिए वीडियो नंबर लेकर के आए हैं सेकंड वाला। और इस वीडियो के अंदर एक तो अपन पढ़ेंगे लवण के बारे में और साथ में अपन ये भी सीखेंगे कि लवण की प्रकृति को कैसे निकाला जाता है, यानी कि लवण अम्लीय प्रकृति का होगा या क्षारीय प्रकृति का होगा या उदासीन प्रकृति का होगा। तो ये बात भी अपन इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। इससे पिछला जो वीडियो था चैप्टर 5 का, उसके अंदर हम अम्ल और क्षार के बारे में पढ़े थे और इस वीडियो के अंदर लवण के बारे में जानकारी लेनी है अपने को। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि लवण बनता कैसे है। तो देखो, इसके लिए सीधी सी बात यह है कि जब कोई अम्ल या क्षार आपस में अभिक्रिया करता, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करता है तो लवण और जल बनता है और उस अभिक्रिया को अपन बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो हमें एक बात पता पड़ गई, भाई लवण कैसे बनेगा, कैसे बताएंगे अपन कि जब कोई अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण व जल बनता है तथा इस अभिक्रिया को ये जो अभिक्रिया, इसको एक नाम दिया गया है उदासीनीकरण अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो जब कोई अम्ल एवं क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण और जल बनता है और इसी अभिक्रिया को क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया बोला जाता है। ठीक है, तो एक उदाहरण अपन लेते हैं। ये जो लाइन है वो ये कहना चाहती है कि ये अम्ल है और ये क्षार है। जब दोनों आपस में अभिक्रिया करेंगे तो क्या बनेगा, लवण बनेगा और जल बनेगा और इसी अभिक्रिया को अपन बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया का उदाहरण मैं ले लेता हूं एक, जैसे मान लीजिए अम्ल के अंदर तो मैंने ले लिया HCl और क्षार के अंदर ले लिया मैंने NaOH। दोनों के बीच में जब अभिक्रिया करवाई जाती है तो अभिक्रिया कैसे करवाओगे, देखो मान लीजिए ये HCl है तो इसके अंदर दो आयन मौजूद होंगे H+ और Cl-। ऐसे ही NaOH है तो इसमें भी दो आयन मौजूद है Na+ और OH-। बेसिक केमिस्ट्री का आपका 6 नंबर का वीडियो था, उसके अंदर मैंने मूलक के बारे में जानकारी दी है। तो इस अणु के अंदर ये दोनों मूलक है और इस अणु के अंदर ये दोनों मूलक है। जब आप इन दोनों से अभिक्रिया बनाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, लवण और जल बनाना चाह रहे हो, तो क्या करना है, आपको इन दोनों को साथ में लेना है। अम्ल का तो ऋणायन और क्षार का धनायन, इन दोनों को जोड़ करके उधर लिखना है आपको। लेकिन इसमें यह ध्यान रखना कि जो धनायन है वो पहले लिखा जाता है, ऋणायन बाद में लिखा जाता है। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ Na+ और Cl- प्लस H+ और OH-। दोनों जो बचे हुए हैं उनको एक तरफ लिख लेते हैं, तो H+ और OH-। ठीक है, तो देखो यहाँ पर जो लवण बन रहा है वो तो हमें प्राप्त हो रहा है NaCl और साथ में हमें प्राप्त हो रहा है HOH, और HOH जल का ही अणुसूत्र है। जल का अणुसूत्र अपन H2O भी पढ़ते हैं और HOH भी पढ़ते हैं, दोनों सही है, दोनों ही सही है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक अम्ल लिया हमने HCl या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, और यहाँ पर एक क्षार ले लिया अपन ने NaOH। दोनों के बीच में हमने अभिक्रिया करवाई। तो अभिक्रिया कैसे करवाना है, देखो
हमने पहले मूलक देख लिए कि कौन कौन से हैं, H प्लस Cl माइनस, Na प्लस और OH माइनस। फिर इसका धनायन इसका ऋणायन साथ में लिया तो Na प्लस और Cl माइनस और HOH। धनायन को पहले लिखना होता है, ऋणायन को बाद में लिखना होता है। धनायन पहले लिखा, ऋणायन बाद में लिखा। तो इससे क्या बना, NaCl बन गया और HOH बन गया। तो ये NaCl तो यहाँ पर क्या है, लवण है, और HOH यहाँ पर क्या है, जल है। अच्छा एक बात और, ये जो अभिक्रिया होती है इसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, तो इसलिए ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ऐसी कोई से भी अभिक्रिया हो जिसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होता है तो उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोला जाता है। तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो यहां पर अपन एक लाइन ये लिख सकते हैं कि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी होती है। ऊष्माक्षेपी होने का मतलब इसमें क्या होता है, ऊष्मा का उत्सर्जन। इसमें क्या होगा, ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। ठीक है, तो लवण के बारे में बेसिक जानकारी अपने को मिल गई। तो इसके बाद में अपन लवणों के गुण पढ़ेंगे। तो पहले वीडियो को पॉज करके आप इसको तो नोट कर ले। ठीक है, नोट किया आपने। तो अब अपन लवणों के गुण की बात करते हैं। तो हम लवणों के गुण देखने वाले हैं। तो लवणों के गुण के अंदर अपन पहला गुण पढ़ेंगे, लवणों की प्रकृति। प्रकृति का मतलब हमें यह बताना है कि लवण अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन। ठीक है, तो इससे पिछला जो वीडियो था उसके अंदर मैंने एक तो आपको बताए थे परबल अम्ल, और परबल अम्ल के अंदर मैंने आपको उदाहरण दिया था HCl, H2SO4 और HNO3। ऐसे ही मैंने आपको दुर्बल अम्ल भी बताए थे। दुर्बल अम्लों में उदाहरण दिया था हमने CH3, COOH, H2CO3, H2SO3 और H3PO4। ऐसे ही मैंने परबल क्षार बताए थे आपको, परबल क्षार। तो परबल क्षार में एक उदाहरण दिया था मैंने NaOH और एक उदाहरण दिया था KOH। और ऐसे ही आपको दुर्बल क्षार भी बताए गए थे। दुर्बल क्षार में मैंने आपको बताया था NH4OH, CaOH का होल ट्वाइस, MgOH का होल ट्वाइस और AlOH का होल थ्राइस। तो ये सारे उदाहरण मैंने आपको पिछला जो वीडियो था अपना उसके अंदर बता रखे हैं कि परबल अम्ल कौन से हैं, दुर्बल अम्ल कौन से हैं, परबल क्षार कौन से हैं और दुर्बल क्षार कौन से हैं। ठीक है, तो हमें ये पता है कि जो लवण बनेगा वो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनेगा। तो यहाँ पर कंडीशन हो सकती है जैसे परबल अम्ल और परबल क्षार अभिक्रिया कर लेवे, परबल अम्ल और दुर्बल क्षार अभिक्रिया कर लेवे, दुर्बल अम्ल और परबल क्षार अभिक्रिया कर लेवे। तो अलग अलग स्थिति में लवणों की प्रकृति क्या होती है, अलग अलग होती है। तो तीन स्थितियां मैं आपको बताऊंगा यहां पर। देखो पहली स्थिति की बात करते हैं। मान लीजिए आपने परबल अम्ल और परबल क्षार दोनों के बीच में अभिक्रिया करवाई, तो हमें पता है कि लवण बनना है और क्या बनना है, जल बनना है। लेकिन यहां पर परबल अम्ल और परबल क्षार है तो इनकी अभिक्रिया से बना लवण उदासीन होता है। कैसा होता है,
उदासीन। अच्छा, एक चीज और जान लो, लवणों की प्रकृति हो या कोई भी और चीज हो जिसकी अम्लीयता या क्षारीयता या उदासीनता अपन मापते हैं, तो उसके लिए एक पैमाना होता है, उस पैमाने को अपन बोलते हैं पीएच स्केल। कौन सा स्केल होता है? पीएच स्केल। तो इस पीएच स्केल में या पीएच पैमाने में 0 से लेकर के 14 तक के मान होते हैं और बीच में 7 नंबर आता है। तो यदि किसी का पीएच 7 है तो वो उदासीन होगा। कैसा होगा? उदासीन। यदि किसी का पीएच 7 से कम है तो वो अम्लीय प्रकृति का रहता है, और यदि पीएच 7 से ज़्यादा है तो वो क्षारीय प्रकृति का रहता है। फिलहाल हम इतना याद रखें कि उदासीन है तो पीएच 7 होगी, अम्लीय है तो पीएच 7 से कम होगी, 0 भी हो सकती है, 7 से कम है, और यदि क्षारीय है तो पीएच कितनी होगी? 7 से अधिक होगी। ठीक है, तो हमें पीएच की स्केल के बारे में आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन अभी याद रखना हमें कि पीएच का मान 7 है तो इसका मतलब उदासीन है, पीएच का मान 7 से कम है तो वो अम्लीय होगा, और पीएच का मान 7 से ज़्यादा है तो वो किस प्रकृति का होगा? क्षारीय प्रकृति का होगा। तो परबल अम्ल और परबल क्षारीय की अभिक्रिया से बना लवण उदासीन होता है, तो इसकी पीएच कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। पीएच स्केल है अलग से, ये इसके बारे में आगे पढ़ेंगे, लेकिन आप इतना मान लो भी कि पीएच बराबर 7 है मतलब उदासीन है, और यदि 7 से कम है तो अम्लीय होगा, और 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा। तो जैसे मैं परबल अम्ल और परबल क्षार की अभिक्रिया का एक उदाहरण लेकर के आपको बताता हूँ। अब परबल अम्ल जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया HCl, और परबल क्षार मैंने ले लिया NaOH। अभिक्रिया करवाएंगे तो लवण और जल बनाना है। तो लवण और जल बनाने के लिए आपको क्या करना है? वही पहले वाला तरीका काम में लेना है। पहले आप क्या करोगे? इनके मूलक तोड़ोगे, H+Cl-, यहाँ पर Na+ और OH-। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा? इन दोनों को लेना होगा साथ में, भाई इसका धनायन और इसका ऋणायन। ठीक है, तो ले लिया हमने ऋणायन धनायन, तो क्या होगा? Na+ और Cl-, Na+ और Cl-, और प्लस क्या होगा? H+OH-। ठीक है, तो यदि अपन लवण बनाना चाहें तो हमें लवण मिलेगा, क्या मिलेगा? NaCl + HOH। ठीक है, ऐसा आपको वो नीचे बना करके नहीं आना है, लेकिन ये समझने के लिए ज़रूरी है। ठीक है, अब जैसे ये लवण बना, तो ये लवण कौन से अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बना? परबल अम्ल और परबल क्षार की अभिक्रिया से बना है। ये परबल अम्ल है HCl, और ये NaOH कैसा क्षार है? परबल क्षार है। तो ये लवण हो गया साहब उदासीन। कैसा हो गया ये? उदासीन। और इसकी पीएच बराबर कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। पीएच बराबर कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। तो लवणों की प्रकृति में हमें पहली बात ये पता पड़ गई कि परबल अम्ल और परबल क्षार की अभिक्रिया से बना लवण उदासीन प्रकृति का होता है, और उसकी पीएच कितनी होती है? 7 होती है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, कर लिया। अब इसके बाद में अपन इस स्थिति को बदलते हैं, परबल अम्ल के साथ में अपन दुर्बल क्षार लेते हैं। परबल अम्ल के साथ में अपन क्या कर लेते हैं? दुर्बल क्षार ले लेते हैं। तो दुर्बल क्षार के अंदर देखो आप NH4OH भी ले सकते हो, CaOH का उल्ट वाइस भी ले सकते हो, MgOH का उल्ट वाइस भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। तो जैसे मैंने यहाँ पर दुर्बल क्षार लिख दिया, दुर्बल क्षार, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए मैंने दुर्बल क्षार के रूप में NH4OH ले लिया। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर वो समझते हैं अब अपन। देखो, अम्ल परबल है, क्षार दुर्बल है, तो जो लवण है उसके ऊपर उसका प्रभाव जाएगा जो ज्यादा परबल है, ताकतवर है। जो परबल का मतलब ताकतवर, तो यहाँ पर अम्ल ताकतवर है और क्षार कैसा है? कमजोर है। तो जो लवण बनेगा उसके ऊपर किसका प्रभाव जाएगा? अम्ल का प्रभाव जाएगा। तो यहाँ पर ये जो लवण है ये किस प्रकृति का हो जाएगा? अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा।
और अम्लीय प्रकृति के लिए pH 7 से कम आएगी। pH कितना आएगा? 7 से कम। तो ये रिएक्शन अपन यहाँ बना करके देखते हैं इसके उदाहरण के लिए। तो देखो कैसे बनाएंगे रिएक्शन को। जैसे मान लीजिए आपको आयनों का पता है, यहाँ पर H+ और Cl-, ठीक है। यहाँ पर देखो NH4+ और OH-, ठीक। अब हमें क्या करना होता है, इन दोनों को साथ में लेना होता है हमें, NH4+ और Cl-। तो देखो क्या बनेगा, NH4+ Cl- प्लस H+ OH-, ठीक है। तो ऊपर यदि अपन लवण बनाएंगे तो क्या लवण बन करके आएगा हमारा, NH4Cl, ये लवण बनेगा यहाँ पर NH4Cl। तो ये लवण जो बन गया है इसकी प्रकृति कैसी होगी, अम्लीय होगी, और pH बराबर क्या होगा, 7 से कम होगा। pH बराबर कैसा होगा, 7 से कम होगा। तो बात हमें समझ में आई दूसरी वाली कि परबल अम्ल और दुर्बल क्षार, इन दोनों के बीच में जब अभिक्रिया होगी तो लवण बनेगा, लेकिन लवण के ऊपर अम्ल का प्रभाव जाएगा, वो अम्लीय प्रकृति का हो जाएगा और उसकी pH 7 से कम हो जाएगी। ऐसी अभिक्रिया का एक उदाहरण अपन ने दे दिया, ये परबल अम्ल और ये दुर्बल क्षार, दोनों की अभिक्रिया से NH4Cl लवण बना जो अम्लीय प्रकृति का, और उसकी pH कितनी होगी, 7 से कम होगी। ये वहां पर बना करके नहीं आना कभी भी अपन रिएक्शन लिखे तो, लेकिन समझने के लिए ये लाइन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लो, ठीक है, कर लिया आपने। अब इसके बाद में स्थिति बदलते हैं, अपन अम्ल को दुर्बल कर लेते हैं और क्षार को परबल कर लेते हैं। ठीक है, तो इस बार अम्ल हमने रखना है दुर्बल और क्षार हमें कैसा रखना है, परबल क्षार रखना है। तो पहले तो समझ ले मैं बात को, अम्ल दुर्बल है, क्षार परबल है, तो लवण बन जाएगा, लेकिन लवण के ऊपर किसका प्रभाव जाएगा, ताकतवर। इस बार क्षार, परबल है क्षार, दुर्बल है अम्ल, अम्ल कमजोर है, क्षार ज्यादा ताकतवर है, तो लवण के ऊपर क्षार का प्रभाव चला जाएगा। तो लवण किस प्रकृति का हो जाएगा, क्षारीय प्रकृति का। तो आपका लवण हो गया क्षारीय प्रकृति का। अब लवण क्षारीय प्रकृति का हो गया तो इसकी pH कितनी हो जाएगी, तो अपन बोल सकते हैं भाई 7 से अधिक। हमें पता नहीं है फिक्स pH कितनी है, लेकिन हम ये बोल सकते हैं कि pH 7 से अधिक होगी, क्योंकि क्षारीय के लिए pH कितनी होगी, 7 से ज़्यादा ही आती है। अब उदाहरण भी अपन लेंगे। ठीक है, तो देखो यहां पर मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा, 2 उदाहरण आपको दिए जाएंगे। इसमें क्यों दिए जाएंगे अभी बात समझ में आ जाएगी। तो दुर्बल अम्ल लेता हूं पहले। तो दुर्बल अम्ल ये भी ले सकता हूं, ये भी ले सकता हूं, ये भी ले सकता हूं, ये भी ले सकता हूं। तो ऊपर वाले दोनों उदाहरण लेकर के आपको समझा देते हैं। तो एक तो मैंने ले लिया यहाँ पर CH3COOH, ठीक है, और वो दूसरा वाला भी साथ में ले लेते हैं अपन, H2CO3, दोनों ही दुर्बल अम्ल है। अब इन दोनों के साथ में कोई परबल क्षार हमें लेना है। परबल क्षार अपन ले ले, जैसे कि NaOH भी लिया जा सकता है, KOH भी लिया जा सकता है। तो जैसे मैं KOH ले लेता हूँ इस बार, KOH, और इसके लिए भी मैंने ले लिया KOH, ठीक है। अब अभिक्रिया हमें बनानी है, तो पहले नीचे वाली अभिक्रिया बना करके दिखाता हूँ आपको, ऊपर वाली अभी बाद में बताते हैं। तो पहले आप इसको मूलक में तोड़ लीजिए। H2CO3 है, तो इसके अंदर क्या होगा, H+ और CO3-2, ये 2 मूलक इसके अंदर क्या है, विद्यमान है। इसके अंदर देखें तो K+ और OH-, 2 मूलक इसके अंदर क्या है, विद्यमान है। अब दोनों को रिएक्शन करवानी है, तो हमें क्या करना है, इन दोनों को पकड़ना, इसका धनायन और इसका ऋणायन। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हमारा अणुसूत्र सही होना चाहिए। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि K+ है,
और CO3-2 है। तो यदि इनका अणुसूत्र आप बना करके निकलेंगे तो K2CO3 आएगा। भाई देखो ऐसे, ये K+ है और ये CO3-2 है, यहाँ पर क्या माना जाएगा +1। अणुसूत्र बनाना सिखाया था मैंने लास्ट वीडियो में, बेसिक केमिस्ट्री का जो 6 वाला वीडियो उसमें सिखाया है। तो ये संयोजकताएं अलग अलग है, तो पहले अपन इन दोनों को ऐसे नीचे उतार लेते हैं। ये जटिल मूलक है तो कोष्टक में बंद कर लिया, फिर इसका 2 तो यहाँ लाए और इसका 1 यहाँ ले गए, ठीक है। तो अणुसूत्र हमारे सामने बन के आया K2CO3 का होल 1। अब इस 1 की हमें आवश्यकता नहीं है, हटाया, और ये कोष्टक की भी आवश्यकता नहीं है तो इसको हटा दिया। तो हमारा जो लवण बनेगा वो क्या बनेगा, K2CO3। तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ K+ और यहाँ पर CO3-2 और साथ में क्या ले लिया हमने H+ और OH- दोनों साइड के। तो आप लवण बना सकते हो। अब क्या बनेगा लवण, भाई इन दोनों से ही तो अणुसूत्र बनाया हमने, K2CO3 प्लस HOH, ठीक है। ये बन गया। बात समझ में आ गई हमें कैसे बनाइए। अब इसको देखते हैं, दोनों को। तो इस अम्ल में क्या है, थोड़ा सा अंतर आता है, मैं बताता हूं अंतर क्या है इसमें। ये जो अम्ल है इसमें CH3COO- और H+ इस तरीके से आयन होता है। इसका H+ आयन बाद में आता है, जबकि बाकी के अम्लों में क्या होता है, H+ आयन पहले रहता है। कोई सा भी अम्ल हमने लिया हो उसमें H+ आयन जो है पहले रहता है, लेकिन ये अम्ल थोड़ा अलग है, कार्बन परिवार का अम्ल है, ये कार्बनिक यौगिकों के परिवार का अम्ल है। तो इसमें ऋणायन पहले रहता है और जो धनायन है वो बाद में रहता है। तो हमें क्या करना होता है कि इसका धनायन जो है क्षार के धनायन के जगह रखना होता है। क्षार का धनायन तो इसकी जगह ला दो और इसका धनायन क्षार के धनायन की जगह ला दो। तो मैं आपको खोल करके बताता हूँ इसमें क्या करना है। CH3COO- और H+ ऐसे है, प्लस K+OH-, ठीक है। तो आपको क्या करना है बस कि ये जो H+ है इसका धनायन और इसका धनायन है K+, तो इसको तो इसकी जगह शिफ्ट कर दो और इसको इसकी जगह शिफ्ट कर दो, ये करना है आपको। यानी कि K+ तो H+ की जगह चला जाएगा और H+ K+ की जगह चला जाएगा। तो जो आपके पास में नई चीज आएगी वो आएगी CH3COO, K+ रखना है, K+ प्लस H+ और OH-, ठीक है। तो आप चाहें तो अब अणुसूत्र ऊपर बना सकते हैं। क्या अणुसूत्र बनाएंगे, CH3COOK प्लस HOH। तो मैंने 2 उदाहरण इसमें इसीलिए दिया था ताकि इस अम्ल का भी समझा सके भाई इसमें क्या है, H+ इधर है तो इसका धनायन इसकी धनायन की जगह ले जाना है। इसमें भी आप ऐसा ही करते हैं। देखो क्या किया आपने, ये H+ है इस K+ की जगह ले गए थे आप, ठीक है ना, और ये K+ इसकी जगह लेकर के आए थे आप H+ की जगह। करते तो यही हैं हम, लेकिन हम समझने के लिए क्या करते हैं, दोनों को बीच में से पकड़ लेते हैं, इसका K+ और इसका जो CO3-2, यानी कि इसका धनायन और इसका ऋणायन। तो यहाँ पर जो भी अपन ने लवण बनाए हैं, जैसे ये लवण बनाया हो और ये लवण बनाया हो, तो ये आप बता सकते हो। पहली चीज तो क्या है कि ये किस प्रकृति के हैं, क्षारीय प्रकृति के हैं, और pH बराबर क्या है, 7 से अधिक है, 7 से अधिक। ऐसे ही इसमें देख लो, तो ये किस प्रकृति का होगा, क्षारीय प्रकृति का होगा, और pH बराबर क्या होगी, 7 से अधिक। तो इस तरीके से हमने लवण का पहला गुण पढ़ा है, और लवण के पहले गुण के अंदर हमने क्या बताया, लवणों की प्रकृति। तो हमने कहा कि परबल अम्ल और परबल क्षार की अभिक्रिया से बना लवण उदासीन है और pH 7 है। परबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से बना लवण अम्लीय प्रकृति का होता है और pH 7 से कम होती है। दुर्बल अम्ल
और परवल क्षार की अभिक्रिया से बना लवण क्षारीय प्रकृति का होता है, पीएच 7 से अधिक होती है। हमने ये नहीं कहा कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से क्या होगा। तो आपको बता दूं कि दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार साधारणतः अभिक्रिया नहीं करते हैं, और ये भी मान लीजिए कभी अभिक्रिया कर जाए दोर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार, तो जो लवण बनेगा वो उदासीन ही होगा, उसकी पीएच 7 होगी। लेकिन साधारणतः ये दोनों जो है दोनों अभिक्रिया आपस में नहीं करते हैं, दुर्बल अम्ल और दुर्बल क्षार आपस में अभिक्रिया नहीं करते हैं। ठीक है, तो वीडियो पॉज कीजिए, इसको नोट कीजिए। ये लवण का पहला गुण अपन ने पढ़ा है, फिर दूसरा तीसरा गुण पढ़ते हैं। ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट कर लिया, मिटा दें। ठीक है, तो लवण का पहला गुण अपन ने पढ़ लिया, लवणों की प्रकृति। तो लवणों का दूसरा गुण देखते हैं भाई। तो लवणों के गलनांक व क्वथनांक उच्च होते हैं। हाँ, तो समझते हैं। गलनांक का मतलब वह तापमान जिस पर कोई ठोस पदार्थ पिघल करके द्रव अवस्था में बदल जाए, और क्वथनांक का मतलब वह तापमान जिस पर कोई द्रव पदार्थ है वो वाष्प अवस्था में बदल जाए, गैस अवस्था में बदल जाए। तो लवणों के गलनांक और क्वथनांक दोनों ही उच्च होते। क्यों होते उसके पीछे कारण बताता हूं आपको। जैसे मान लीजिए ये लवण है आपका NaCl, ये लवण है KCl, और ये लवण है NH4Cl। इसमें ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन, ये ऋणायन, ये धनायन और ये ऋणायन। तो यहाँ पर क्या है कि धनायन और ऋणायन मौजूद है, और इनके बीच में परबल स्तर वैद्युत आकर्षण बल लगता है, और इसी आकर्षण बल को आप आयनिक बंध भी बोलते हैं। तो इस केमिस्ट्री की दुनिया के अंदर सबसे मजबूत जो बंध होता है वो आयनिक बंध होता है। तो लवणों में आयनिक बंध उपस्थित है, इसको तोड़ने के लिए ज्यादा मात्रा में ऊष्मा देनी पड़ती है, इसीलिए इनके गलनांक और क्वथनांक कैसे होते हैं, उच्च होते हैं। ठीक है, एक बात हमें समझ में आ गई। दूसरा देखते हैं, सॉरी तीसरा गुण देखते हैं। लवण क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। किस रूप में पाए जाते हैं? क्रिस्टल के रूप में। क्रिस्टल का मतलब है छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में पाए जाते हैं। जैसे नमक के क्रिस्टल अपन देखते हैं, तो नमक के जो छोटे छोटे क्रिस्टल होते हैं, टुकड़े होते हैं। तो लवण जो है वो सामान्यतः किस रूप में पाए जाते हैं? क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। इसके अलावा एक बात और याद रखनी अपने को कि कुछ लवणों में क्रिस्टलन जल पाया जाता है। कुछ लवणों में क्या पाया जाता है? क्रिस्टलन जल पाया जाता है। तो क्रिस्टलन जल क्या होता है, इसकी परिभाषा लिखते हूं, फिर समझाता हूं आपको। पहले तो क्रिस्टलन जल को समझ लेते हैं, क्या होता है क्रिस्टलन जल। तो लवण के इकाई अणुसूत्र के साथ पाए जाने वाले जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। लवण के इकाई अणुसूत्र के साथ पाए जाने वाले जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्या बोला जाता है? क्रिस्टलन जल बोला जाता। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। एक यौगिक जिप्सम, इसका अणुसूत्र होता है CaSO4
डॉट 2H2O। ठीक है, तो देखो इसमें देखते हैं अपन, ये तो लवण है कैल्शियम सल्फेट। ठीक है, अब ये इसका इकाई अणुसूत्र है, लवण का क्या है, ये इकाई अणुसूत्र है, ये CaSO4। इसके साथ में जल के दो अणु जुड़े हुए निश्चित अणु है, ये जल के दो अणु। तो लवण का जो इकाई अणुसूत्र है उसके साथ पाए जाने वाले जल के निश्चित अणुओं की संख्या, तो यहाँ पर जल के निश्चित अणुओं की संख्या कितनी है, 2 है। तो ये जल के दोनों अणु ही कौन सा जल है, क्रिस्टलन जल है। ठीक है, तो जिप्सम के अंदर क्रिस्टलन जल कितना है, 2 अणु हैं। तो यहां पर मैं लिख देता हूं क्रिस्टलन जल। तो क्रिस्टलन जल के कितने अणु हैं, इसमें 2 अणु हैं। ठीक है, ऐसे दूसरा उदाहरण देखो, एक उदाहरण मैं ले लेता हूं, यहां पर कॉपर सल्फेट ले लेता हूं आपके सामने। कॉपर सल्फेट, इसको नीला थोथा भी बोला जाता, तो नीला थोथा ही लिख देता हूं मैं यहां पर, नीला थोथा। तो इसका अणुसूत्र होता है CuSO4.5H2O। CuSO4.5H2O। तो ये तो लवण का इकाई अणुसूत्र कॉपर सल्फेट है ये, और इसके साथ में जल के 5 अणु जुड़े हुए निश्चित अणु है 5 के। तो यही जल कौन सा जल है, क्रिस्टलन जल है। तो यहां पर लिख सकते हैं अपन भाई 5 अणु, इसमें कौन सा जल है, क्रिस्टलन जल। ठीक है, ऐसे एक उदाहरण में लेता हूं, वॉशिंग सोडा ले लेता हूं मैं, वॉशिंग सोडा या कपड़े धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा। इसका अणुसूत्र होता है Na2CO3.10H2O। यहां पर देख लो, ये सोडियम कार्बोनेट है, लवण का इकाई अणुसूत्र ये, और इसके साथ में जल के 10 अणु हैं। तो ये जल के 10 अणु क्या है, क्रिस्टलन जल है। तो यहां पर जल के 10 अणु क्या है, क्रिस्टलन जल है। ठीक है, अब एक उदाहरण और देते हैं आपको, फिटकरी। नाम सुना होगा आपने फिटकरी का, फिटकरी। इसका अणुसूत्र याद रखना है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसका अणुसूत्र होता है भाई K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2। समझो बात को, ये फिटकरी का अणुसूत्र है, क्या है, K2SO4 डॉट Al2SO4 का होल थ्राइस डॉट 24H2O। तो आपको ये तो बात समझ में आ गई, इसमें जल के क्या है, 24 अणु नजर आ रहे हैं। तो 24 अणु क्या है, इसमें क्रिस्टलन जल है। लेकिन इस अणुसूत्र को समझे अपन, देखो फिटकरी में वास्तव में एक साथ 2 लवण होते हैं। कितने लवण, 2। एक तो है इसमें पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम सल्फेट K2SO4, और दूसरा है इसमें एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइस, एल्यूमिनियम सल्फेट। जिन्होंने बेसिक केमिस्ट्री का 6 वाला वीडियो देख रखा है, अणुसूत्र बनाना सीख रखा है, मूलक याद कर रहे हैं, उनको ये बात समझ में आ गई कि यहाँ पर पोटेशियम सल्फेट से तो K2SO4 बना है, और एल्यूमिनियम सल्फेट से क्या बन रखा है, Al2SO4 का होल थ्राइस। 2 लवण इसमें एक साथ मौजूद है, और इसके साथ में जल के 24 अणु विद्यमान है, जो किस रूप में है, क्रिस्टलन जल के रूप में है। ठीक है, तो हमें लवणों के गुण पता पड़ गए, वे कौन कौन से गुण हैं लवणों के। तो हमने देख लिया, क्या देख लिया, लवणों की प्रकृति देख ली। तो 3 स्थितियां देखी थी, परबल अम्ल और परबल क्षार, दुर्बल अम्ल और परबल क्षार, और परबल अम्ल और दुर्बल क्षार। तीनों स्थितियों में देख लिया अपन ने लवण किस किस प्रकृति के होते हैं। फिर हमने दूसरा गुण पढ़ा, लवणों के गलनांक और क्वथनांक उच्च है, लवण क्रिस्टल के रूप में पाए जाते हैं। फिर हमने पढ़ा कि कुछ लवणों में क्रिस्टलन जल पाया जाता है। क्या पढ़ा हमने कि कुछ लवणों में क्रिस्टलन जल पाया जाता है। ठीक है,
तो क्रिस्टलन जल क्या होता है? लवण के इकाई अणुसूत्र के साथ पाए जाने वाले जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। और यहाँ पर कुछ उदाहरण भी अपन ने ले लिए भाई, कौन कौन सा लवण है और कौन कितने कितने उनके अंदर क्रिस्टलन जल के अणु मौजूद है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। इसके बाद में अपन लवणों की प्रकृति निकालना सीखेंगे। भाई सीधे कोई लवण अपने को दिया है तो उसकी प्रकृति कैसे निकाले, भाई वो अम्लीय है, क्षारीय या उदासीन है। तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। ठीक है, कर लिया नोट। तो जैसे कुछ लवण मैंने पहले से उदाहरण में ले रखे, इनका उदाहरण लेकर के प्रकृति निकालेंगे। तो लवणों की प्रकृति ज्ञात करना, यानी कि हमें यह ज्ञात करना है कि लवण अम्लीय है, क्षारीय है या उदासीन है। तो कुछ उदाहरण मैं आपको बताता हूं, उनके निकाल करके आपको समझा देंगे। तो जैसे कुछ लवण हैं NaCl, इसके बाद में KCl, इसके बाद में K2SO4, इसके बाद में है Na2SO4, इसके बाद में है K2CO3, इसके बाद में है Na2CO3, इसके बाद में NH4Cl, इसके बाद में है NH4 का होल ट्वाइस SO4, और इसके बाद में है CSO4, और लास्ट में है MgCl2। इन लवणों की प्रकृति निकाल करके आपको मैं समझाता हूँ कि कैसे लवणों की प्रकृति निकालोगे। तो सबसे पहले अपन इसको पकड़ते हैं NaCl को। ठीक है, तो आपने NaCl उतार लिया। यहाँ पर इसकी प्रकृति ज्ञात करनी है कि ये अम्लीय है या क्षारीय है या उदासीन है। तो इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि ये कौन से अम्ल और कौन से क्षार की अभिक्रिया से बना है, तब हम बता पाएंगे कि इसकी प्रकृति क्या होगी। तो ऐसा ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, इसकी अभिक्रिया करवाओगे HOH से। किससे अभिक्रिया करवाएंगे इसकी? HOH से। तो HOH से अभिक्रिया करवाते हैं इसकी। तो HOH से अभिक्रिया करवाने से पहले आप इसके मूलक भी देख लेना साथ में कि मूलक कौन कौन से हैं इसमें। तो देखो इसमें देख लो Na प्लस और Cl माइनस, यहाँ देखते हैं तो H प्लस और OH माइनस। ठीक है, HOH से अभिक्रिया कैसे करवाएंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, इन दोनों को बीच वालों को पकड़ना है। ठीक है, आपने दोनों बीच वालों को पकड़ लिया तो आपको क्या मिलेगा? H प्लस और Cl माइनस, H प्लस और Cl माइनस प्लस Na A प्लस OH माइनस, Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, यही अणुसूत्र बना करके आप ऊपर लिख दो। तो H प्लस और Cl माइनस इन दोनों का अणुसूत्र बनेगा HCl, और Na प्लस और OH माइनस का अणुसूत्र बनेगा NaOH। अब आप देखो ये कौन सा अम्ल है? HCl परबल अम्ल है, और ये NaOH कौन सा क्षार है? परबल क्षार है। तो ये तो हो गया आपका परबल अम्ल, और ये हो गया परबल क्षार। दोनों अभिक्रिया बन रहे हैं, कर रहे हैं, और ये लवण बना है। तो ये लवण किस प्रकृति का? उदासीन, क्योंकि हमने पढ़ा है कि परबल अम्ल और परबल क्षार की अभिक्रिया से बना लवण उदासीन होता है। और यदि pH कोई पूछे तो हम कह देंगे भाई इसकी pH कितनी है? 7 है। ठीक है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। दूसरा क्या है? KCl। इसको लेते हैं, इसकी प्रकृति निकालते हैं। तो मैंने ले लिया KCl। इसकी प्रकृति निकालने के लिए पहले हमें ज्ञात करना होगा कि ये कौन से अम्ल और कौन से क्षार की अभिक्रिया से बना है। तो HOH से अभिक्रिया करवाएंगे इसके लिए। तो पहले मूलक तोड़ करके नीचे लिख ले मैं। तो यहाँ पर मैंने लिख लिया K प्लस, और यहाँ पर मैंने लिख लिया Cl माइनस, यहाँ पर H प्लस और यहाँ पर OH माइनस। K प्लस Cl माइनस H प्लस OH माइनस, दोनों का रिएक्शन करवाया जाए। तो रिएक्शन करवाने पर क्या होना चाहिए था वो देखते हैं। तो इन दोनों को साथ में लेना है आपको, इसका H प्लस और इसका Cl माइनस।
तो देखो क्या बनेगा, H प्लस Cl माइनस प्लस H प्लस K प्लस OH माइनस, K प्लस OH माइनस। तो बस यही अणुसूत्र बना करके अपन ऊपर लिख ले में अब। तो ये तो हो गया आपका HCl और ये हो गया KOH। अब देख लो इनको कौन से अम्ल है कौन से क्षार है। तो HCl वही परबल अम्ल है और KOH क्या है, परबल क्षार है। तो यहाँ पर नीचे लिख देंगे अब मैं कि ये तो कौन सा अम्ल है, परबल अम्ल है और ये परबल क्षार है। दोनों की अभिक्रिया से जो लवण बनेगा वो किस प्रकृति का होगा, उदासीन होगा। हमने पढ़ा है परबल अम्ल और परबल क्षार की अभिक्रिया से बना लवण उदासीन होता है और इसकी pH बराबर कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके दोनों को नोट कीजिए पहले, फिर आगे करवाता हूँ। ठीक है, नोट किया, मिटा दूँ दोनों को। तो K2SO4 लेना है अब, है ना। तो लेते हैं अब K2SO4 को। मैं निशान लगा लेता हूं ताकि पता रहे कौन सा ले लिया। तो हम ले रहे हैं K2SO4। पहले अम्ल और क्षार ज्ञात करेंगे कि कौन से अम्ल और कौन से क्षार की अभिक्रिया से ये बना है। तो इसके लिए आप क्या कर लोगे, HOH से इसकी रिएक्शन करवाओगे। तो देखो मूलक को तोड़ते हैं पहले, इसके अंदर का मूलक निकालते हैं। इसमें 2 मूलक है K प्लस और SO4। नीचे लेता हूँ थोड़ा सा, K प्लस और SO4 -2, 2 मूलक है इसके अंदर, ये K प्लस और SO4 -2। और इसके अंदर H प्लस और OH माइनस। ठीक, क्या करते हैं हम, इन दोनों को साथ में लेंगे। तो आप लिखेंगे H प्लस और SO4 -2 प्लस क्या लिखोगे, K प्लस और OH माइनस, K प्लस और OH माइनस। देखो क्या किया हमने कि इन दोनों को लिया है साथ में, H प्लस और SO4 -2 साथ में ले लिया, K प्लस और OH माइनस उधर ले लिया। अब इन दोनों का जब आप अणुसूत्र बनाओगे ना, तो इसका 2 यहाँ आ जाएगा और इसका 1 इसके पास में जाएगा। तो अणुसूत्र यदि आप बनाएंगे तो आपको अणुसूत्र मिलेगा इसका H2SO4 प्लस KOH। अणुसूत्र यदि बनाना नहीं आता तो बेसिक केमिस्ट्री का 6 नंबर वाला वीडियो देख लेना, उसमें आपको अणुसूत्र बनाना सीख जाओगे उससे। तो H प्लस और SO4 -2, तो इससे तो क्या बना H2SO4 और इधर KOH। अब क्षार और अम्ल दोनों आ गए आपके पास में, ये अम्ल और ये क्षार है। तो देख लो कौन प्रबल है कौन दुर्बल है। तो पहले H2SO4 को देखूँ, यहाँ देखो ये परबल अम्ल है, तो ये क्या हो गया, परबल अम्ल। ठीक है, और ये क्या है, KOH है, तो ये देखो परबल क्षार है, ये परबल क्षार। तो परबल अम्ल और परबल क्षार, लवण किस प्रकृति का होगा, उदासीन प्रकृति का होगा और pH बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज। अगला उदाहरण पकड़ेंगे अब। तो अगला उदाहरण देखते हैं। अगला उदाहरण अपन Na2SO4 लेंगे, Na2SO4। ठीक है, तो मैंने ले लिया यहाँ पर Na2SO4 और इसका रिएक्शन हमें करवाना है HOH से, ताकि हम इसके अम्ल और क्षार निकाल सके। तो निकालते हैं। तो पहले इसके लिए आप क्या करोगे, इनको मूलकों में तोड़ोगे। तो इसमें 2 मूलक हैं Na प्लस और SO4 -2। ठीक है,
यहाँ पर आए तो इसमें H प्लस और OH माइनस 2 मूलक रिएक्शन बनाएंगे, इन दोनों को साथ में लेना है तो क्या लिखोगे H प्लस और SO4 माइनस 2 और यहाँ पर Na प्लस और OH माइनस, तो Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अणुसूत्र बना करके ऊपर लिखना है इनको। ठीक है, तो जैसे इसका क्या होगा भाई, यही तो चीज़ है जैसे कि जैसे, तो H2SO4 ये चीज़ सेम है तो अणुसूत्र भी यही आएगा, प्लस NaOH लिख देता हूँ NaOH। तो क्या होगा आप समझ सकते हो। अब इन दोनों को तो हमने साथ में लिया ही था, ये परबल अम्ल है और ये परबल क्षार है, परबल अम्ल और ये परबल क्षार। ठीक है, दोनों में रिएक्शन करवाया आपने, किस प्रकृति का हुआ, ये उदासीन प्रकृति का हुआ क्योंकि दोनों ही परबल हैं। और pH बराबर इसका कितना आ गया, 7 आ गया। pH बराबर कितना आ गया इसका, 7 आ गया। ठीक है, ठीक है, वीडियो पॉज करके नोट करो, फिर आगे उदाहरण करवाते हैं। ठीक है, नोट कर लिया। तो देखो आगे क्या चीज रह गई, K2CO3 ले लिया क्या, नहीं लिया, तो इस पे निशान लगा लेता हूं मैं ना, K2CO3 करवा रहे हैं, तो ले लेता हूं K2CO3 को, K2CO3 रिएक्शन इसका भी हमें HOH से ही करवाएंगे तो हमारे सामने आ जाएंगे कि ये कौन से अम्ल और कौन से क्षार की अभिक्रिया से बना हुआ लवणमाश्य है ना। तो ये तो इसका मूलक तोड़ा हमने, K प्लस और CO3 माइनस 2 प्लस H प्लस और OH माइनस, ये दोनों मूलक निकाले हमने इसके, इन दोनों को साथ में लेना है तो अणुसूत्र बनेगा अणुसूत्र नहीं बनाना, यहाँ तो ऊपर बनाइए अणुसूत्र, तो H प्लस CO3 माइनस 2, H प्लस को पहले और माइनस वाले को बाद में, दोनों को ले ले, K प्लस और OH माइनस। भाई धनायन का पहले लिखा जाता है और ऋणायन का बाद में लिखा जाता है, हर जगह यही किया हमने। तो हम क्या करते हैं, हम इन दोनों को हमने साथ में ले लिया था, अणुसूत्र बना के देखते हैं पहले। तो इसका अणुसूत्र बनाना है आपको, H प्लस और CO3 माइनस 2 का, तो इसका अणुसूत्र क्या बन के आएगा, इसका अणुसूत्र बन के आएगा H2CO3 प्लस ये क्या है KOH। अब इनको जांच कर लो, ये अम्ल है और ये क्षार है, तो कौन सा प्रबल है और कौन सा दुर्बल है ये देखना आपको। तो H2CO3 ये रहा कौन सा अम्ल है, दुर्बल अम्ल, दुर्बल अम्ल। KOH प्रबल क्षार है, प्रबल क्षार। अब क्या बोलोगे, दुर्बल अम्ल और प्रबल क्षार की अभिक्रिया से बना लवण जो होता है किस प्रकृति का होता है, क्षारीय प्रकृति का होता है। यहाँ क्षार ज़्यादा ताकतवर है तो लवण के ऊपर क्षार का प्रभाव चला जाएगा और pH बराबर इसका होगा 7 से अधिक। pH बराबर क्या हो गया इसका, 7 से अधिक हो गया। ठीक है, आगे और देखें उदाहरण, Na2CO3 चलो भाई Na2CO3 को लेते हैं, इसको लिया हमने। ठीक है, Na2CO3 रिएक्शन करवाएंगे इससे, तो पहले मूलक निकाल लेते हैं इनके भी। तो यहाँ पर हमने लिया Na प्लस और CO3 माइनस 2, दो मूलक है इसमें,
और यहाँ पर H प्लस और OH माइनस। ठीक है, साथ में पकड़ोगे, इसका H प्लस और इसका CO3 -2, तो H प्लस CO3 -2 प्लस Na प्लस और OH माइनस, तो Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, तो अणुसूत्र बना लेते हैं ऊपर। तो इसका अणुसूत्र बनेगा H2CO3, भाई यही चीज़ है। और यहाँ पर क्या बनेगा, NaOH। तो लिख लो, क्या लिखोगे, दुर्बल अम्ल और ये परबल क्षार, ये दुर्बल अम्ल और ये परबल क्षार। ठीक है, क्या होगा आपको पता है, लवण होगा क्षारीय प्रकृति का और pH बराबर 7 से अधिक। ठीक है ना भाई, क्षार परबल है यहाँ पर, तो लवण के ऊपर क्षार का प्रभाव चला गया, क्षारीय प्रकृति का, और pH कितनी हो गई, 7 से अधिक हो गई। ठीक है, तो वीडियो पॉज करके नोट कीजिए, 4 बच्चे और करवाते हैं। ठीक है भाई, नोट किया बेटा। तो और लवण देखते हैं अब। तो इसके बाद में अपन देखते हैं NH4Cl। तो देखो NH4Cl, इसको ले लेते हैं आगे। तो अपन ने उतार लिया NH4Cl, और इसकी अभिक्रिया भी अपन किससे करवाएंगे, HOH से। तो HOH से करवाने पर हमें पता पड़ जाएगा कि ये कौन से अम्ल और कौन से क्षार की अभिक्रिया से बना है। तो देखो इसका मूलक देख लेते हैं पहले। तो इसमें NH4 प्लस है और Cl माइनस है, 2 मूलक आ गए इसके। और इसके जो मूलक है उसमें देख लो H प्लस है और OH माइनस है, 2 मूलक आ गए इसके भी। अब देखो यहाँ पर इन दोनों को अपन क्या करेंगे, साथ में लेंगे। तो जो अम्ल है वो क्षार है वो अपने सामने आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर तो आ जाएगा HCl, H प्लस Cl माइनस, और बचा हुआ क्या है, NH4OH। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ H प्लस Cl माइनस और NH4 प्लस और OH माइनस। अब इन्हीं का अणुसूत्र बनाकर के ऊपर लिखना है। तो देखो H प्लस Cl माइनस का तो हो गया HCl, और NH4 प्लस OH माइनस का हो जाएगा NH4OH। तो आपको पता है, अब क्या पता है आपको कि HCl कैसा अम्ल है, परबल अम्ल, और ये जो क्षार है NH4OH कौन सा क्षार है, दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार। तो हमें पता है कि परबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से बना लवण जो होता है वो किस प्रकृति का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है, और pH बराबर क्या होगा, 7 से कम। ठीक है, तो ये हो गया। ऐसे ही एक नीचे वाला, तो ये है NH4 का होल ट्वाइस SO4। तो देखते हैं अगले को, निशान लगा लेते हैं, ये है। ठीक है, तो हम ले लिए NH4 का होल ट्वाइस SO4। इसकी अभिक्रिया हमें करवानी है HOH से। तो मूलक तोड़ देते हैं पहले। तो देखिए NH4 प्लस होगा और SO4 -2 प्लस H प्लस और OH माइनस, ये मूलक है सब इनमें। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को साथ में लेना है, H प्लस और SO4 -2। यदि इन दोनों का आप अणुसूत्र बनाओगे तो क्या बनकर के निकलेगा, H प्लस SO4 -2, और इधर से क्या हो जाएगा NH4 प्लस और OH माइनस।
तो इनका अणुसूत्र ऊपर बना करके लिख देते हैं H प्लस और SO4 माइनस 2। इसका अणुसूत्र तो बनेगा H2SO4 प्लस NH4 प्लस और OH माइनस, इसका अणुसूत्र बनेगा NH4OH। तो हमें पता है कि H2SO4 कैसा अम्ल है, परबल अम्ल है। तो इसके लिए तो अपन लिख देते हैं ये कैसा अम्ल है, परबल अम्ल। और ये कैसा है, दुर्बल क्षार है, दुर्बल क्षार। तो दोनों के बीच में अभिक्रिया करवाई हमने। अभिक्रिया करवाने पर जो लवण बना था वो किस प्रकृति का होगा, अम्लीय प्रकृति का होगा। और pH बराबर क्या हो जाएगा इसका, 7 से कम। pH बराबर कैसा हो जाएगा इसका, 7 से कम। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कीजिए पहले इनको। 2 और बचे, 2 और करवा दें। ठीक है, कर लिया। तो 2 बच रहे हैं, दोनों को और कर लेते हैं। तो देखिए मैं लेता हूं अब CaSO4 और इसका रिएक्शन भी हमें किससे करवाना है, HOH से। तो देख लेते हैं इसका क्या होगा। मूलक तोड़ लेते हैं पहले। तो Ca+2 और SO4 माइनस 2, ये 2 मूलक विद्यमान है इसमें। और यहाँ पर H प्लस और OH माइनस, ये 2 मूलक हो गए। तो देखो क्या होगा, इन दोनों को मिला ले, H प्लस और SO4 माइनस 2 और प्लस Ca+2 और OH माइनस। भाई हमने क्या किया है, हमने इन दोनों को साथ में ले लिया है। तो H प्लस और SO4 माइनस 2, Ca+2 और OH माइनस अलग हो गए। अणुसूत्र बना करके ऊपर लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, H2SO4 प्लस यहाँ पर देखो तो क्या बनेगा अणुसूत्र, CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, आगे देखें तो ये तो कैसा अम्ल है, परबल अम्ल है। और ये दुर्बल क्षार है। कैसा क्षार है, दुर्बल क्षार, ये रहा। ठीक है, तो परबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से बना लवण जो है किस प्रकृति का होगा, अब अम्लीय प्रकृति का होगा। और pH बराबर क्या रहेगी, 7 से कम। एक लास्ट और देख लेते हैं। तो क्या है, MgCl2, MgCl2। तो इसकी भी रिएक्शन आप किससे करवाओगे, HOH से करवाओगे। तो देखो क्या होगा, यहाँ पर Mg+2 और Cl माइनस, 2 आयन अलग अलग, प्लस H प्लस OH माइनस, 2 आयन अलग अलग। ठीक है, इन दोनों को साथ में रखना था। तो H प्लस Cl माइनस प्लस Mg+2 OH माइनस, Mg+2 और OH माइनस। ठीक है, हमने क्या किया इसमें, इन दोनों को तो साथ में ले लिया, H प्लस Cl माइनस और Mg+2 और OH माइनस, दोनों साथ में आ गए। तो अब इनका ही अणुसूत्र बना करके ऊपर लिखना है। तो क्या आ जाएगा, HCl प्लस MgOH का होल ट्वाइस। ये दोनों अणुसूत्र बनाना मैंने सिखा रखा है बेसिक केमिस्ट्री के वीडियो 6 में। वहाँ पर अणुसूत्र आना चाहिए आपको, वहाँ देख लो, नहीं आता है तो देखो ये तो कौन सा अम्ल है, परबल अम्ल है। और ये दुर्बल क्षार है, ये वाला दुर्बल क्षार। तो वही बात है, इसकी प्रकृति भी कैसी होगी, अम्लीय हो जाएगी। और pH बराबर 7। ठीक है, 7 से कम, 7 से कम, ये हो जाएगा सब। तो इतने सारे जो अपन ने लवण लिए थे सबकी प्रकृति हमने बता दी कि वो अम्लीय है, क्षारीय है या फिर उदासीन है। अब इसमें बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है, इतना सारा अपन ने सीखा, तो बोर्ड एग्जाम में प्रश्न कैसे आता है, तो वीडियो को पॉज करके नोट कर लो पहले एक बार। ठीक है, अब मिटा रहा हूं मैं। अब जैसे मान लीजिए अपने पास में प्रश्न कैसे आएगा बोर्ड एग्जाम में,
तो जैसे प्रश्न आ जाता, मान लीजिए निम्नलिखित का मिलान कीजिए। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो जैसे मान लीजिए इधर आपको दे दिया कॉलम ए और यहां पर दे दिया आपको कॉलम बी, ठीक है। यहां पर एक तो आपको दे दिया Na2SO4, एक आपको दे दिया NH4Cl और एक मान लीजिए आपको दे दिया K2CO3, ठीक है। यहां दे दिया आपको अम्लीय, है ना, यहां दे दिया आपको क्षारीय और यहां पर मान लीजिए आपको दे दिया उदासीन। अब आपको मिलान करना है, ये लवण दे दिया, आपको मिलान करना है कि कौन अम्लीय, कौन क्षारीय और कौन उदासीन है। तो उसके लिए तरीका वही अपनाना पड़ेगा आपको। जैसे Na2SO4 है तो मैं सीधा मूलकों में लिख लूँ इनको। Na+ होता है और SO4 क्या होता है, -2 होता है और H+ और OH- इनसे अभिक्रिया करवानी है। भाई ये लवण है तो इसमें 2 मूलक है, तो HOH से अभिक्रिया करवा करके अपन क्या करेंगे, सीधा अम्ल निकालेंगे और क्षार निकालेंगे। तो देखो इन दोनों को साथ में लेना है आपको। भाई इन दोनों को आप क्या करोगे, साथ में लोगे तो आपका पास में आएगा H+ और SO4 -2 और इधर से Na+ और OH-। तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये तो बना है H2SO4 और ये बना है NaOH। ये परबल अम्ल है H2SO4 और ये परबल क्षार है, इनकी अभिक्रिया से ये लवण बना है। तो ये लवण किस प्रकृति का होगा, उदासीन प्रकृति का होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इससे मिला सकते हैं। भाई ये कैसा है, उदासीन है, मिला दिया। अब दूसरे को मिलाएंगे, ऐसे NH4Cl है तो NH4Cl को मिलाने के लिए पहले प्रकृति निकालोगे इसकी भी। तो इसमें भी मूलक सीधा लिख लेता हूं मैं, NH4+ है और Cl कैसा माइनस है, इसकी अभिक्रिया आप करवाओगे H+ और OH- से, ठीक है। तो इन दोनों को साथ में लेना है तो H+ और Cl- और इन दोनों को अलग लेना है तो प्लस NH4+ OH-, ठीक है। तो अब आपको पता है कि यहाँ जो अम्ल है वो क्या है, HCl है और क्षार क्या है, NH4OH। अम्ल HCl है, परबल है, NH4OH दुर्बल क्षार है। तो इसकी प्रकृति कैसी हो जाएगी, अम्लीय प्रकृति हो जाएगी, परबल अम्ल और दुर्बल क्षार की अभिक्रिया से बना है। तो इसकी प्रकृति कैसी है साहब, अम्लीय है। और ऐसे ही आप इसकी निकालोगे तो क्षारीय निकल करके आएगी। तो मैं मिला तो देता हूं, आप निकाल लेना, क्षारीय प्रकृति आएगी तो इसकी ऐसे मिला लेंगे, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलान करने वाले आते हैं। तो जब भी मिलान करने वाले आए तो आपको प्रकृति निकाल करके चेक करनी होगी, ठीक है ना। तो ये एक क्वेश्चन था, इसका सॉल्यूशन कैसे होगा मैंने आपको हल करके बता दिया है। तो इसको वीडियो पॉज करके नोट कर लो। इस तरीके के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में मिल सकते हैं लवणों की प्रकृति निकालने से संबंधित, ठीक है। नोट कर लिया, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर क्या है कि जो अम्ल और क्षार को समझाने के लिए अलग अलग अवधारणाएं दे रखी है उनके बारे में पढ़ेंगे। तो अगला जो वीडियो आएगा उसके ऊपर अपन लेंगे आर्हेनियस की अम्ल क्षार अवधारणा। तो ठीक है बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।